नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयवता का अध्ययन कर लिया था और इस वीडियो में हम संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। तो देखो, मुख्यतः तीन सिद्धांत हैं यहाँ संकुल यौगिकों से संबंधित, जिनको मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। एक तो पहला है बर्नर सिद्धांत। दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत। जिसको शॉर्ट में कहते हैं, देखो अंग्रेजी हो गई संयोजकता बंध सिद्धांत की वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, यानी कि बीबीटी। और तीसरा जो सिद्धांत यहां पर आता है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएफटी। तो मुख्य तीन सिद्धांत है। अब देखो, बर्नर सिद्धांत हमारे 12th सिलेबस में अभी भी अब नहीं है। ठीक है, दो ही सिद्धांत हैं, एक तो बीबीटी और सीएफटी। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बर्नर सिद्धांत के बारे में भी बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में है ये। तो देखो, बर्नर सिद्धांत बर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, बर्नर ने केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं बताई। कितने प्रकार की बताई? दो प्रकार की। एक तो उसकी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है उसकी द्वितीयक संयोजकता। कितने तरह की बताई? प्राथमिक संयोजकता और दूसरी कौन सी है? द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। दो प्रकार की संयोजकता बताई। अब देखिए, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, ये बताया था। आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड होता है इसमें प्राथमिक संयोजकता में, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है वो उपसहसंयोजक प्रकार की होती है। मतलब द्वितीयक संयोजकता में कौन सा बॉन्ड बनता है? उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है। अब देखिए, जो प्राथमिक संयोजकता है हमेशा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होगी, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु को यहां धनायन माना जाएगा, और जो द्वितीयक संयोजकता है वो ऋणायनों के द्वारा, प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होगी हमेशा, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो ऋणायनों या उदासीन अणु अर्थात लिगेंडों से संतुष्ट होगी। देखो, लिगेंड अपनी ऋणावेशित भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है। तो जो द्वितीयक संयोजकता है वो उदासीन अणु से भी जुड़ा हो सकता है या ऋणायन भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, प्राथमिक संयोजकता जल में अस्थायी होती है। अस्थायी, क्योंकि देखो आयनिक बॉन्ड जल में टूट जाता है, इसलिए प्राथमिक संयोजकता जल में अस्थायी होती है। और जो ऋणायन प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं वो जल में अलग हो जाते हैं आयनों के रूप में, जबकि द्वितीयक संयोजकता जल में स्थायी होती है, क्योंकि उपसहसंयोजक बॉन्ड जल में नहीं टूटते हैं। तो जो अणु केंद्रीय धातु परमाणु से द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े रहते हैं वो जल में अलग नहीं होते हैं। चौथा, देखिए, प्राथमिक संयोजकता हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। मतलब जितनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है केंद्रीय धातु परमाणु की, उतनी ही उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी, जबकि द्वितीयक जो संयोजकता है वो समन्वय संख्या के बराबर होता है। मतलब समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना हमको, प्राथमिक संयोजकता किसके बराबर माननी है? हमको ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर। जबकि द्वितीयक संयोजकता किसके बराबर माननी है? हमको उपसह संयोजन संख्या के बराबर माननी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ बता रहा हूं। देखिए, एक उदाहरण लेके मैं आपको यहाँ समझाता हूं। देखिए, जैसे CO NH3 का होल 6 Cl, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और उससे जुड़े हुए ऋणायन और लिगेंड है। अब देखो, ये एक संकुल यौगिक है। इसमें यहां पर हम देखेंगे कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। कितनी है? +3। X
0 -3 बराबर 0, x बराबर +3 है, तो उसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? +3 होगी। कितनी होगी? +3। और वो किसके द्वारा संतुष्ट होगी? क्लोराइड आयनों से। ठीक है, +3 किससे? क्लोराइड आयनों से प्राथमिक संयोजकता संतुष्ट होगी उसकी। ठीक है, जबकि NH3 यहां लिगेंड है और वो द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे? द्वितीयक संयोजकता। तो कितने NH3 जुड़े रहेंगे इससे? 6 NH3। कितने? 6। इस तरह से 6 NH3 जुड़े रहेंगे और वो किससे जुड़े रहेंगे? द्वितीयक संयोजकता। अब देखिए यहां पर ध्यान ये रखना है कि बर्नर के द्वारा द्वितीयक संयोजकता को सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जबकि प्राथमिक संयोजकता को डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित किया गया था, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता जल में अस्थायी होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता जल में स्थायी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बर्नर सिद्धांत के बारे में यहां बताया है। ठीक है, किसके? बर्नर सिद्धांत। ठीक है, तो जो हम उसमें बड़े कोष्टक में जो लिगेंड रखते हैं ना, वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े रहते हैं और जलीय विलयन में वो स्थायी होते हैं, जबकि जो हम बाहर ऋणायन लिख रहे हैं ना, वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े रहते हैं और जल में आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? बर्नर सिद्धांत। बहुत शॉर्ट में हमने यहाँ पढ़ा है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगला सिद्धांत जो आता है वो आता है संयोजकता बंध सिद्धांत। कौन सा? संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीबीटी। अब देखिए बीबीटी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में हम बीबीटी कह देते हैं, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में क्या कह देते हैं? बीबीटी। ठीक है, इसके बारे में हमको जानना। देखिए इस सिद्धांत के बारे में बताया था पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? पॉलिंग। ठीक है, और ये किस किस चीज को बता रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा हम यौगिक में संकरण बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? संकरण। कि उस संकुल यौगिक में संकरण कौन सा है, ये हम बीबीटी के द्वारा बता सकते हैं। दूसरा, हम उसमें ज्यामिति कैसी है, ज्यामिति मतलब जब संकरण निर्धारित हो जाएगा तो हम उसकी ज्यामिति भी बता सकते हैं। ठीक है, तो संकुल यौगिक में संकरण, उसकी ज्यामिति। तीसरी चीज और बता सकते हैं, उसके चुंबकीय प्रकृति के बारे में। चुंबकीय प्रकृति कि वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। हम यहाँ पर जानेंगे कि अगर यौगिक में एगमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, और उसमें अगर एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो हम उसके चुंबकीय गुणधर्म के बारे में भी बीबीटी के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम समझ सकते हैं, संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये किसने दिया था? बीबीटी, पॉलिंग ने दिया। अब मैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीबीटी के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, जिनके आधार पर हम संकरण और ज्यामिति निकालेंगे। देखिए जो इसके नियम हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हमको यहाँ पढ़ने वाला है कि सर्वप्रथम हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सर्वप्रथम पहला बिंदु क्या है यहाँ कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मतलब सर्वप्रथम हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है और जितनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उतने इलेक्ट्रॉन वो केंद्रीय धातु परमाणु त्याग देगा। ठीक है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक हो जाएंगे और वे रिक्त कक्षक समन्वय संख्या के बराबर आपस में मिलकर संकरण करते हैं। मतलब कितने कक्षक संकरण करेंगे? जितनी समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या हम लिगेंडों से पता
लगा सकते हैं, 4 है, 6, 5 है। तो जितनी समन्वय संख्या है उतने ही कक्षक आपस में संकरण करेंगे। और कैसे कक्षक संकरण करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के? बिल्कुल रिक्त। अब रिक्त कक्षक संकरण क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमको लिगेंड से लोन पेयर लेना है। अब देखो लोन पेयर कैसे कक्षकों में लिया जा सकता है? बिल्कुल रिक्त में लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही कक्षक में उपस्थित है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अब नहीं लिए जा सकते। ठीक है, तो रिक्त कक्षक यहां संकरण करते हैं। और कितने कक्षक संकरण करेंगे? जितने समन्वय संख्या है, संकरण हो गया। अब देखो संकरण यहां 2 तरह का बताया गया है। 2 तरह का संकरण हो सकता है कि अगर संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो उसको हम आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। और अगर संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं तो उसको हम बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। जैसे 2 उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है D2sp3 संकरण और एक है sp3d2 संकरण। देखिए इन दोनों